एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू प्रेप आईएएस। दोस्तों, आज है सितंबर 3, 2021 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। एक बार देख लेते हैं आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं ब्रीफ में। आज काफ़ी सारे टॉपिक हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ नए हैं। यू वेरी वेल नो कि संडे को साइंस एंड टेक वाला पोर्शन आता है। वैसे मुझे लगा नहीं था कि आज न्यूज़पेपर आएगा, क्योंकि कल 2 अक्टूबर थी, गांधी जयंती थी। मुझे लगा शायद नेशनल हॉलीडे है और न्यूज़पेपर आएगा नहीं, बट हम लोग लकी हैं कि आज न्यूज़पेपर आया है और कुछ न्यूज़ हमें करने को मिलेंगी। चलिए, पहले जो पेज पे जो सबसे पहले न्यूज़ है वो हम लोग करने वाले हैं। देखिए, ये काफ़ी पुरानी न्यूज़ है। कॉलेजियम ने कई सारे नामों को प्रपोज किया था सरकार को। सरकार ने 106 नाम में से सिर्फ और सिर्फ 7 नामों को अभी तक क्लियर किया है। हालांकि सरकार कह रही है कि उनको कुछ और नामों को जल्दी रिलीज कर देंगी। तो पहली न्यूज़ हम इसके बारे में करने वाले हैं, बहुत ब्रीफ में, क्योंकि ये रिपीटेड न्यूज़ है। अगला करने वाले हैं द गवर्नमेंट नोटिफाइज न्यू रूल्स टू क्लियर द रेट्रो टैक्स मैस। ये क्या होता है? रेट्रो टैक्स क्या होता है? इस रेट्रो टैक्स की वजह से मैस कैसे क्रिएट हो गया, कैपिटल गेन्स टैक्स, वो थोड़ा सा आपको बताऊंगा। इकोनॉमी वाला पोर्शन है, इसलिए जीएस पेपर 3 से इसको हम लोग कवर करेंगे। लेट्स होप कि आपको इकोनॉमी के टॉपिक भी समझ में आते हैं, बिकॉज मोस्टली जब स्टूडेंट कमेंट करते हैं या पूछते हैं तो इकोनॉमी के टॉपिक काफ़ी कम स्टूडेंट ही ऐसे हैं जो अंडरस्टैंड कर पाते हैं। क्योंकि देखिए, इकोनॉमी के टॉपिक को करने से पहले आपको इकोनॉमी के बारे में बेसिक टर्म्स कम से कम पता होनी चाहिए। तो आप थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करो, कम से कम एक मैक्रो इकोनॉमिक्स तो आप स्टार्ट कर ही सकते हो। थोड़ा गूगल पे जो नई टर्म्स आपको मिलते हैं इकोनॉमी के सेक्शन से, उनको कवर करने की कोशिश करा करो। बिकॉज अगर बिना उन टर्म्स के ना आपकी इकोनॉमी वाले आर्टिकल आपको समझ में नहीं आएंगे, तो आप एक चीज़ वो स्टार्ट कर सकते हो। अगली जो न्यूज़ करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम द जीएस पेपर 3 आईएनएस विक्रांत। अभी उसके फेज 2 के ट्रायल चल रहे हैं। विक्रांत ये है क्या, कैसे इंडिया के डिफेंस फोर्सेज में ये और ज़्यादा एनहेंसमेंट कर सकता है, इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी आपको बताऊंगा, इंटरेस्टिंग रहेगा। तो इसको हम लोग करेंगे फ्रॉम जीओ और जीएस पेपर 3। अगली जो न्यूज़ रहने वाली है दैट इज गोइंग टू बी अबाउट द आसाम अकॉर्ड। बिल्कुल ब्रीफली बताऊंगा, क्योंकि आसाम में जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट थी या फिर आसाम में जो एंटी माइग्रेंट मूवमेंट थी, वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस आर्टिकल्स में। आज उसके बारे में हल्का सा आपको बताऊंगा, क्योंकि रिपीटेड न्यूज़ है, ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं। आसाम अकॉर्ड क्या है, क्यों था, थोड़ा सा बताऊंगा जीएस पेपर 2 और 3 से। 3 मतलब आपका इंटरनल सिक्योरिटी वाले पोर्शन से, और 2 मतलब क्योंकि एक पैनल बनाया है तो ये गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव है, तो जीएस पेपर 2 से। तो दोनों में इसको हम लोग कवर कर सकते हैं। अगला रहने वाला है द टाइनी प्लांट। एक ऐसे प्लांट के बारे में बात करेंगे जो प्लास्टिक यानी कि जो आपका पॉलीथीन वगैरह होता है इसको खा सकता है, कंज्यूम कर सकता है। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी ग्रेट न्यूज़। हमारे एनवायरमेंट डिग्रेडेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है। तो इसको हम लोग कवर करेंगे फ्रॉम जीएस पेपर 3 आपका इकोलॉजी और एनवायरमेंट वाले सेक्शन से। साइंस एंड टेक वाले से भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि एक नया कुछ डिस्कवरी हुआ है, तो उस कवर से वहां से भी कर सकते हो। अगला न्यूज़ रहने वाला है दैट इज गोइंग टू अबाउट द हमारी जो एक इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है हैनले में, उसके रिगार्डिंग कुछ अभी सर्वे हुआ था, कुछ स्टडी हुई थी, तो उसने एक अच्छी पोजीशन यहाँ पे हासिल की है। थोड़ा सा बताऊंगा, तो ज़्यादा नहीं, बिल्कुल प्रीलिम्स के लिए एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ये, कोई ज़्यादा वो नहीं है। अगला करने वाले हैं व्हाट आर द कंसर्न्स ऑफ द डिजिटल हेल्थ मिशन। देखिए, मैंने आपको 2 दिन पहले भी ये करवाया था। सरकार ने डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया है, जिसमें सबको एक यूनिक आईडी बनेगी, हेल्थ आईडी। उसके बारे में हम लोग बात की थी, उसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, लेकिन आज के आर्टिकल में हम लोग पढ़ेंगे उसके लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो आज का जो आपका एडिटोरियल वाले सेक्शन से जो हम लोग मेंस का एक क्वेश्चन हैंडल करने वाले हैं, वो इसी पोर्शन से करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जीएस पेपर थ्रू में गवर्नमेंट पॉलिसी वाले चैप्टर से हम इसको कवर करने वाले हैं। उसके अलावा कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं जो आपका मन करे तो आप पढ़ सकते हो इफ यू हैव टाइम। चलिए, पहली न्यूज़ कहाँ से, पहले पेपर पे पहले पेज पे न्यूज़ है। देखिए, वैसे रिपीटेड हो गया या नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, सरकार अब कॉलेजियम सिस्टम के बारे में सबको पता है। कॉलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के 1 जज होते हैं, 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं जो नामों को प्रपोज करते हैं। कई तरीके से नामों को प्रपोज किया जा सकता है। जब किसी हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किया जाता है उस समय भी किया जाता है। जब किसी लॉयर को प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है तब भी, या फिर किसी हाई कोर्ट के जज को किसी दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करना होता है तब भी। इन सारे के सारी चीज़ों में जो है कॉलेजियम काम करता है। कॉलेजियम इज नथिंग बट अ ग्रुपिंग, इट्स लाइक अ ग्रुप ऑफ फ्यू जजेस। कितने जज होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के एक हमारे सीजेआई होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। तो ये कुछ नामों को प्रपोज करते हैं। ये नाम जब प्रपोज करते हैं तो गवर्नमेंट को प्रपोज करते हैं। अब गवर्नमेंट उन नामों को क्लियर भी कर सकता है, नहीं भी क्लियर कर सकता है। तो गवर्नमेंट देखे, जो हमारी आईबी एजेंसी होती है, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती हैं, वो उन जजेस के नामों को क्लियर करती हैं। वो देखती हैं कि वो पास्ट में उसने कैसा काम किया है, कोई करप्शन चार्जेस तो नहीं है, है ना, वो सारी की सारी चीज़ें। उसके बाद सरकार उन नामों को क्लियर भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, सरकार की मर्जी है। लेकिन जब सरकार उसको दोबारा से कॉलेजियम के पास भेजती है, कॉलेजियम उसको दोबारा देखे, कॉलेजियम सरकार की बात माने या ना माने, ये बात उसकी मर्जी है, सरकार का इसमें कोई ज़्यादा से है नहीं। तो सीजीआई उन नामों को
दोबारा से गवर्नमेंट के पास भेजते हैं क्लियरेंस के लिए। अब यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है कि सरकार को वो नाम कितने टाइम में कवर करने हैं, वो उसको 6 महीने भी लगा सकती है, साल भी लगा सकती है, 2 साल के भी लगा सकती है, ऐसा कोई भी मेंशन नहीं है। ठीक है, तो सरकार वैसे नाम नहीं रोक सकती, लेकिन सरकार डिले कर सकती है। कितना डिले कर सकती है ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे था। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस के नामों को सजेस्ट किया गया था पिछले महीने ही, जिनमें से सिर्फ एक जज का नाम ही क्लियर हुआ है, और ओवरऑल सिर्फ 7 नामों का जज का अब तक क्लियर हुआ है आउट ऑफ 106 नेम्स। थोड़े दिन पहले हम लोगों ने एक टॉपिक किया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जितनी सारी जो पेंडेंसी है केसेस की, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था, जिसमें एक वैकेंसी, एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आता है कि जजेस की वैकेंसी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पे, लेकिन जजेस को जो वैकेंसी को फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कोर्ट की होती है, सरकार की नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट को भी उसके लिए हम लोग कहेंगे कि अकाउंटेबल होना ज़रूरी है। और ये बात किसने बोली? सीजीआई हमारे जो है रमन्ना जी, उन्होंने एक बात बोली है, पैन इंडिया कोई लीगल अवेयरनेस कोई कैंपेन चल रहा था, उसमें उन्होंने ये बात बोली है कि सरकार से उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो नामों को क्लियर करें। कोलेजियम हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पे भी मेंशन नहीं है, इवन उसके बाद भी जो अमेंडमेंट्स हुई है वहाँ पे भी कोई कोलेजियम सिस्टम मेंशन नहीं है। कोलेजियम सिस्टम सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी के एक इनोवेशन है जो उसने किया है। जो और कोलेजियम सिस्टम को बहुत बार अलग अलग मुद्दों पे क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि उसके अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। भैया डेमोक्रेटिक कंट्री में देखिए जजेस मतलब ऐसा कहा जाता है कि ब्रदर्स अपॉइंटिंग ब्रदर्स, है ना, एक जज दूसरे जज को अपॉइंट कर रहा है, अच्छे रिलेशन होते हैं तो अपॉइंट करता है, नहीं होता है तो नहीं करता है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। भैया आप डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, लोगों ने सरकार को चुन के भेजा, इलेक्ट करके भेजा है, मेजोरिटी को एंजॉय करता है, तो कहीं ना कहीं सरकार का भी से होना चाहिए जब वो व्हेन इट कम्स टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कुछ चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, क्रिटिसिज्म ऑफ द कोलेजियम सिस्टम एग्जाम में अगर आ जाते तो आप इस पॉइंट को पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो न्यूज़ है वो क्या कहती है? गवर्नमेंट नोटिफाइज न्यू रूल्स टू क्लियर रेट्रो। देखिए रेट्रो का मतलब क्या होता है? रेट्रो बॉलीवुड सॉन्ग हम लोग सुनते हैं ना, मतलब 1960-70s के सॉन्ग सुनते हैं, उसका मतलब होता है ना रेट्रो, रेट्रो फैशन, रेट्रो सॉन्ग्स। तो रेट्रो का मतलब होता है पुराना, मेट्रो मतलब नया, है ना, और रेट्रो मतलब पुराना। तो रेट्रो टैक्स की हम लोग बात करते हैं। रेट्रो टैक्स का मतलब होता है कि जब आप पुरानी डेट से किसी टैक्स को, देखिए दो हमारे पास दो चीजें होती है ना, एक हमारे पास क्रिमिनल लॉ होता है, एक हमारे पास सिविल लॉ होता है। क्रिमिनल मैटर को आप रेट्रोस्पेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो, सिविल मैटर्स को कर सकते हो। जैसे मान लो 2021 में आपने कोई मर्डर किया और उस मर्डर के चार्जेस जो है वो आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलता है। अगर आपने 1921 में सेम क्राइम किया होता और उस समय वहां पे 1920 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेट्स सी के 1981 आपने कोई क्राइम किया, सेम क्राइम, और उस समय कानून में उसकी जो सज़ा है वो सिर्फ और सिर्फ 3 साल है। ठीक है, तो सरकार ये नहीं कह सकती, देखिए अगर 1981 में अगर आपने वो क्राइम किया है तो आपको सज़ा भी उसी समय के कानून के हिसाब से मिलेगी। आप उस सरकार उसको बैक डेट में जाके नहीं कह सकती है, इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। लेकिन जो क्रिमिनल लॉ होते हैं उसको सरकार बैक डेट से भी कर सकती है। मान लो आपने 1981 में टैक्स चोरी किया था तो उस समय रूल कुछ और हुआ करते थे, अभी 2021 में रूल कुछ हो रहे हैं, तो सरकार उस टैक्स चोरी वाले उस क्राइम को, हालांकि वो सिविल क्राइम है, उसको 2021 के लॉ के अकॉर्डिंग भी उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव लॉ। तो हमारे यहाँ पे जो टैक्सेशन लॉ है वो डेफिनेटली सिविल है, तो इसको भी रेट्रोस्पेक्टिव लगाया जा सकता है। अब मुद्दा थोड़ा सा पुराना है, यो आपको सबसे पहले पता ही होगा इसके बारे में। वोडाफोन का केस है बहुत ज़्यादा पुराना, मतलब बहुत ज़्यादा 100 साल पुराना भी नहीं है, कुछ साल पुराना ही है। तो वोडाफोन ने क्या किया था, उससे पहले कंपनी हुआ करती थी इंडिया में, HSR कंपनी हुआ करती थी। इसका हेडक्वार्टर भैया, मतलब इसकी जो मेजर जो होल्डिंग कंपनी थी वो हांगकांग के अंदर सिचुएटेड थी। तो वोडाफोन एक यूके कंपनी है, इसने क्या किया, वो उसको खरीद लिया जो हांगकांग के अंदर थी। इंडिया में जो HSR इंडिया कंपनी थी, तो इसके शेयर ट्रांसफर हो गए इनडायरेक्टली वोडाफोन को। अब ये सारी के सारी ट्रांजैक्शन आउट ऑफ इंडिया हुई है, इंडिया में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? उसने सिर्फ उसके शेयर्स को खरीद लिया, मतलब उस कंपनी को खरीद लिया जिसके पास वो शेयर थे। अब सरकार ने कहा कि देखो देखो यार, ये तो कैपिटल गेन टैक्स हो गया। क्यों? देखिए कैपिटल गेन टैक्स का मतलब ये होता है कि जब आप शेयर्स को खरीदते परचेज करते हो, उसके आपको प्रॉफिट मिलता है, तो आपको कैपिटल गेन टैक्स होता है। जैसे मान लो कोई आपने लैंड खरीदी और उस लैंड को आपने बेच दिया, आपने वो 10 लाख में खरीदी और उसको 15 लाख में आपने बेच दिया, तो 5 लाख रुपए का आपको गेन हुआ। दिस इज कॉल्ड कैपिटल गेन टैक्स। इसके ऊपर सरकार टैक्स लगा सकती है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन टैक्स। उसी तरह से जो 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 शेयर्स होते हैं कंपनीज के अंदर, जो इक्विटी होती है, वो भी अगर आप बहुत बड़े लेवल पे खरीदते हो बेचते हो, उस समय भी आपसे कैपिटल गेन टैक्स लिया जाता है। तो वोडाफोन ने कहा कि देखिए सर, मैंने तो इंडिया में कोई ट्रांजैक्शन की नहीं,
तो इसलिए आप मुझसे टैक्स नहीं ले सकते। सरकार ने कहा नहीं नहीं, क्योंकि इसका फंक्शन, क्योंकि हच एसआर जो कंपनी है वो इंडिया में सिचुएटेड है, उसका पूरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इंडिया में होता है, इसलिए आप हमें टैक्स दीजिए। तो ये पूरे का पूरा मुद्दा चल रहा था। ठीक है। उस समय इंडिया में कोई ऐसा कानून नहीं था हमारे इनकम टैक्स लॉ के अंदर जो इस तरह की ट्रांजैक्शन के अंदर टैक्स लगाया जा सके। तो माजरा चला गया पूरा सुप्रीम कोर्ट में। 2015-12 में सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन के पक्ष में फैसला सुनाया और सरकार को कहा कि आप उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते, बिकॉज दिस इज नॉट अंडर द रूल। अच्छा जी। तो उस समय प्रणब मुखर्जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। प्रणब मुखर्जी ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब एक कानून लेके आए, अमेंडमेंट किया और उन्होंने उसको रेट्रोस्पेक्टिव डेट से ही डाल दिया। उन्होंने कहा कि 1974 के बाद जितनी भी ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है हम सबसे टैक्स लेंगे। अब भैया वोडाफोन के ऊपर तो हजारों करोड़ रुपए का टैक्स लग गया बेचारी के पास। ऐसे ही एक और कंपनी थी जिसे कहा जाता था केयर्न इंडिया, उसके ऊपर भी टैक्स लग गया। अब इन कंपनी को करोड़ों रुपए टैक्स देना पड़ा भारतीय सरकार को, बिकॉज ये कानून चेंज हो गया। तो हुआ ये कि ये कंपनी जो है इंटरनेशनल कोर्ट में चली गई, हेग में, जो हमारा परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन होता है भारत की सरकार के अगेंस्ट में। अब हेग ने उनके पक्ष में फैसला सुना दिया, वोडाफोन के पक्ष में और केयर्न इंडिया के पक्ष में। मामला बिगड़ता चला गया। मामला इतना ज्यादा बिगड़ गया कि हेग ने जो फैसला सुनाया वो लगभग $1.2 बिलियन का फाइन लगा दिया इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर। अब देखिए इंडियन गवर्नमेंट वैसे तो फाइन देगी नहीं, तो इन्होंने क्या किया, जो एसेट्स थे हमारे, जैसे पेरिस के अंदर इंडियन गवर्नमेंट के कुछ एसेट थे, मतलब 20 के लगभग प्रॉपर्टी थी इंडियन गवर्नमेंट की, तो उन्होंने उन प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया। उन्होंने कहा अगर आप या तो हमें आप प्रॉफिट दीजिए, मतलब $1.2 बिलियन दीजिए, नहीं तो हम आप इनकी प्रॉपर्टीज को अटैच कर देंगे। अब ये सरकार की थोड़ा इसकी वजह से बैकफुट पे आ गई। इसी तरह के कई सारे केस अमेरिका में भी डाल दिए गए, यूके में भी डाल दिए गए वोडाफोन और केयर्न इंडिया ने। जब सरकार को जब ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत गड़बड़ हो रही है, इससे हमारा इंडिया की जो छवि है, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली जो एक इमेज हम बनाना चाहते हैं, उसको भी नुकसान पहुंच रहा है, और ऊपर से इंडिया बैकफुट पे भी आ गया है, क्योंकि इंडिया जो है वो हेग का पार्ट है ना, इंडिया उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो उसकी वजह से सरकार ने क्या किया, सरकार ने अभी इसके अंदर दोबारा से चेंजेस कर दिए हैं, जिसे कहा जाता है 31st अमेंडमेंट रूल इनकम टैक्स के अंदर 2021 में सरकार ने किए हैं, जिसमें सरकार ने उन सारे रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट को खारिज कर दिया है जो कांग्रेस की सरकार 2012 में लेके आई थी। इसका मतलब उन कंपनीज को अभी कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इवन अगर उन्होंने कोई टैक्स दिया भी हुआ है पहले इंडियन गवर्नमेंट को अकॉर्डिंग टू न्यू अरेंजमेंट, तो वो भी उनको वापस कर दिया जाएगा। तो ये थोड़ा मामला था जिससे वो कंपनी खुश है, सरकार भी खुश है, और कहीं ना कहीं इंडिया का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो भी यहाँ पे इंप्रूव होगा, इंडिया का रैंकिंग। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कैपिटल गेन टैक्स के बारे में जाके जरूर पढ़ें, वोडाफोन के इशू को भी जाके जरूर पढ़ें। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से पढ़ना है इंटरेस्टिंगली, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मृणाल की वेबसाइट पे जा सकते हो। मृणाल की वेबसाइट पे वोडाफोन हर्च वाला केस बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया हुआ है, सिंपल लैंग्वेज में समझाया हुआ है। आप वहां पे जाके इसको पढ़ सकते हो मृणाल की लैंग्वेज उससे, वेबसाइट से। ठीक है, चलिए जी, अगली जो न्यूज है हम लोग कहां से पढ़ते हैं। पैनल सेट टू इंप्लीमेंट आसाम अकॉर्ड। आसाम अकॉर्ड क्या है? आसाम अकॉर्ड जो है 1985 में इसको पास किया गया था। उस समय राजीव गांधी की सरकार थी। आसाम के अंदर कौन थे? आसाम के अंदर एक स्टूडेंट यूनियन थी जिसे कहा जाता था आसू, इसे कहा जाता था आसू। ठीक है, ऑल इंडिया आसाम स्टूडेंट यूनियन इसका नाम है। ये लोग क्या करते थे, जो बांग्लादेश वगैरह से इलीगल इमिग्रेंट आते थे आसाम के अंदर, उनके अगेंस्ट में वायलेंस करते थे, उनको वहां से भगाते थे। बेसिकली इनका काम ये था, क्योंकि असम के अंदर कई जगह पे ऐसा हो गया ना, असम के अंदर आज के समय में डेमोग्राफिक चेंज हो गए हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में। वहाँ के जो लोकल इंडिजिनस लोग थे वो माइनॉरिटी हो गए हैं, और जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं वो मेजोरिटी हो गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे उनका जो कल्चर है, जो लिंग्विस्टिक जो उनकी पहचान है, या समझ लीजिए उनकी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी कम हो गई हैं। उसके अगेंस्ट में उस समय वहाँ पे वायलेंस हुआ था। सरकार ने उस वायलेंस को ठंडा करने के लिए उनके साथ एक अग्रीमेंट किया गया जिसे कहा गया आसाम अकॉर्ड 1985। हालांकि इसको अभी तक पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट अकॉर्ड, उन्होंने कहा कि जो भी बांग्लादेशी इंडिया में बिटवीन 1966 और 97 बीच में आए हैं उनको आप वोटिंग मत करने दीजिए और उनको वापस बांग्लादेश में भगाइए। ऐसा उस अकॉर्ड के अंदर कहा गया था। अभी तक इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। क्लॉज 6 क्या कहता है? क्लॉज 6 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव एज वेल एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड टू ऑल द एसएमईज पीपल, जो वहां के इंडिजिनस हैं, लोकल लोग हैं, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड प्रिजर्व देयर कल्चर, सोशल एंड द लिंग्विस्टिक हेरिटेज एंड आइडेंटिटी। मतलब सरकार ऐसा काम करेगी एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली, कॉन्स्टिट्यूशनली एंड लेजिस्लेटिवली, जो वहाँ के लोकल लोगों का कल्चर, उनका हेरिटेज, उनकी लैंग्वेज, उसको प्रोटेक्ट करे। तो सरकार ने इसको इंप्लीमेंट करने के लिए अभी एक नया पैनल बनाया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस मुद्दा, सिर्फ यही मुद्दा नहीं, और भी कई सारे मुद्दे हैं जो ये पैनल उसके ऊपर काम करेगा। जैसे एनआरसी के ऊपर ये बात करने वाले हैं,
है ना। फ्लड इरोजन के बारे में बात करने वाले हैं, रिहेबिलिटेशन ऑफ मार्टिर फैमिलीज उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो जब पैनल बना ही दिया तो भैया कम से कम 3-4 जॉब कर लो, तो एक तीर से कई सारे निशाने यहाँ पे साधने की कोशिश कर रही है आसाम की गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए अगली जो न्यूज आती है वो आती है विक्रांत। विक्रांत टू सेल आउट फॉर फेज 2 ट्रायल। अब ये विक्रांत क्या है, देखिए हमारे पास दो विक्रांत हैं। एक विक्रांत ऐसा है जो डीकमीशन हो चुका है, दूसरा विक्रांत ऐसा है जो भी बन के तैयार होना है। अब ये विक्रांत है क्या, विक्रांत है एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर, ये नाम तो सुनने में बड़ा इजी लगता है, लेकिन आपको बता दूं कि एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया में वन ऑफ द टफेस्ट एक टेक्नोलॉजिकल चैलेंज होता है। रॉकेट बनाना आसान है, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। रॉकेट तो आप साल भर में बना लेते हो, लेकिन एक एयरक्राफ्ट को कैरियर को बनाने में आपको 10-10, 15-15 साल लग जाते हैं। तो बहुत टफ टेक्नोलॉजी है। ठीक है, खुशी की बात यह है कि इंडिया के पास भी ये टेक्नोलॉजी है। इंडिया इस टेक्नोलॉजी का यूज करके एक इंडिजेनस एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है जिसका नाम है विक्रांत। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, एयरक्राफ्ट कैरियर एक घूमता फिरता, समंदर में घूमता फिरता हुआ एक एयरबेस होता है, जिसके ऊपर कुछ हेलीकॉप्टर्स होते हैं, हमारे प्लेन्स होते हैं, जेट होते हैं, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आसपास जो है दूसरी सबमरीन्स वगैरह, वो पूरा एकदम लाम लश्कर होता है, उसके साथ चलते हैं। इंडिया के पास अभी इंडिजेनस टेक्नोलॉजी नहीं थी। इंडिया अब गिने चुने कुछ ऐसी कंट्रीज में है जिसके पास हमारी खुद की ये टेक्नोलॉजी है, और ये जो हम लोग इंडिजेनस एयरक्राफ्ट बना रहे हैं इसका नाम है विक्रांत। ठीक है, विक्रांत का एक प्रीडिसेसर भी हुआ करता था जिसका नाम भी विक्रांत था, उसका नाम भी विक्रांत था, और वो इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था जो 1957 में हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया था। 40 साल तक इंडियन नेवी को सर्व करने के बाद 1997 में उसको डीकमीशन कर दिया गया था, मतलब उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। ब्रिटेन से इसको खरीदा था। जब ये ब्रिटेन में था उसका नाम था HMS हरक्यूलिस, लेकिन जब इंडिया में आया तो हम लोगों ने उसका नाम रख दिया विक्रांत। मतलब देसी नाम रखना जरूरी है ऑफ कोर्स। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास था वो था विराट, INS विराट। विराट को भी हम लोगों ने यूके से ही खरीदा था, और जिसको 2017 में हम लोगों ने डीकमीशन कर दिया, क्योंकि इसकी रिपेयर के ऊपर, इसके मेंटेनेंस के ऊपर इतना ज़्यादा खर्चा आ रहा था ना, तो सरकार ने सोचा यार इतना खर्चा आता ही है तो कम से कम नया बना लो। उसको बार बार आप मेंटेन करते रहते हो, वो 2 महीने तो काम करता नहीं है, वो 1 साल भर के लिए मेंटेनेंस में ही पड़ा रहता है, तो उसको डीकमीशन कर दिया गया 2017 में। ये सारे का सारा मामला था। तो सरकार ने अपना इंडिजेनस बनाने की कोशिश की, और डेफिनेटली हम लोगों ने भी बना भी लिया है इंडिजेनस एयरक्राफ्ट विक्रांत। ठीक है, अगस्त 2022 या फिर 2023 तक हम लोग इसको अपनी नेवी के अंदर शामिल कर लेंगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ लैंडमार्क फेज व्हेन इट कम्स टू डिफेंस सेक्टर ऑफ इंडिया। तो बहुत खुशी की बात होने वाली है, जबरदस्त, क्योंकि इसका 76% जो पूरा कंटेंट है, जो इसके अंदर मटेरियल है, इंजीनियरिंग मटेरियल एंड एवरीथिंग, वो सिर्फ इंडिजेनस है। सिर्फ 24% ही हम लोगों ने बाहर से इंपोर्ट किया है, जो बहुत क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें ज़्यादातर हम लोगों ने रशिया से ही कोलैबोरेशन किया है। इसको बनाया किसने है, दिस इज डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय द नेवीज डायरेक्टरेट ऑफ द नेवल डिजाइन एंड बिल्ट बाय कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। इन्होंने इसको बनाया है और इन्होंने इसको डिजाइन किया है, तो थोड़ा थोड़ा ये भी आपको पता होना चाहिए। इंडिया में अभी सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसा है जो अभी सर्विस में है, उसका नाम है INS विक्रमादित्य। INS विक्रमादित्य ये हम लोगों ने रशिया से खरीदा था कुछ साल पहले, और रशिया में इसका नाम था एडमिरल ग्लासगो। ठीक है, कौन से साल में खरीदा था ये जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मेरे दिमाग से निकल गया है। ठीक है, कब खरीदा था INS विक्रमादित्य, हालांकि अभी अभी रिपेयर के लिए रशिया गया हुआ है, बट एनीवेज दिस इज द ओनली एयरक्राफ्ट कैरियर जो अभी सर्विस में है। एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में थोड़ा वर्ल्ड अगर आप देखना चाहो तो इंटरेस्टिंग चीज़ है एक। अगर आप देखो यहाँ पे यूएसए में लगभग इस समय सर्विस में 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, 11 ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी 22 हैं, जिनमें से 50% तो सिर्फ रशिया यूएसए में ही हैं। रशिया के पास सिर्फ एक है, चाइना के पास अभी सर्विस में 2 हैं, इंडिया के पास अभी सर्विस में एक है, INS विक्रमादित्य है। 2 इंडिया ने डीकमीशन कर दिए हैं हम लोगों ने, विराट और विक्रांत। 2 अभी इंडिया में अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें से एक विक्रांत है, एक और है, उसको भी हम लोग कर लेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो ये सारा मामला है। उसके अलावा अगर आप देखो यहाँ पे दूसरी कंट्री हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम में 2 अभी सर्विस में हैं, 41 डीकमीशन कर दिया है। भैया कभी ब्रिटेन सुपर पावर हुआ करता था, उसके पास बहुत सारे हुआ करते थे, बाद में बेचारा वो गरीब हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 में वो है ना पूरा डिस्ट्रक्शन हो गया, तो उसने डीकमीशन कर दिया और या किसी दूसरे को सेकंड हैंड बेच दिया, जैसे इंडिया को सेकंड हैंड बेचा एंड ऑल दैट। अभी कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है यूके के अंदर। खैर ये इतनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए न्यूज़ नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंगली देखो यूएसए के पास कितने सारे हैं, और यूएसए में बहुत सारे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं।
11 अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब बोलोगे सर यूएसए को इतनी जरूरत क्या है? देखिए यूएसए को जरूरत है भैया, यूएसए को सिर्फ अपनी ही टेरिटरी को प्रोटेक्ट नहीं करना है, यूएसए को दूसरी टेरिटरी भी प्रोटेक्ट करनी पड़ती है, राइट। अगर आपको वर्ल्ड हेजेमनी, अगर आपको सुपर पावर बने रहना है तो आपको दूसरी टेरिटरी का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो यूएसए कोई अकेला कंट्री नहीं है, यूएसए को वर्ल्ड पुलिस कहा जाता है ना, पुलिस ऑफ द वर्ल्ड। तो भैया इसको दूसरों को भी प्रोटेक्ट करना है, ठेकेदार है तो भैया फिर ठेका लो, फिर संभालो, है ना। तो वो सारी सारी चीजें हैं। चाइना इसी चीज को काउंटर करना चाहता है। चाइना का मतलब है कि चाइना कहना कि नहीं भैया तुम्हारे दिन चलो लद चुके हैं, अभी आप पुराने हो चुके हो, अभी मुझे आने दो ग्राउंड में। लेकिन अभी भी देख सकते हो आप 2 और 11 में बहुत फर्क है, ठीक है। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज आती है वो कहाँ से आती है? अ टाइनी प्लांट दैट कैन डाइजेस्ट लो डेंसिटी प्लास्टिक शीट्स। देखिए एग्जाम में क्या आएगा? हाई डेंसिटी, लेकिन वो आपने इनकरेक्ट कर देना है। लो डेंसिटी प्लास्टिक, जैसे आपका जो प्लास्टिक रैपर्स होते हैं या फिर आपके जो पॉलीथीन वगैरह होते हैं, उनको ये डाइजेस्ट कर सकता है। और ये प्लांट है, ये कोई बैक्टीरिया नहीं है, ध्यान रखना। ये कोई बैक्टीरिया नहीं है जो उनको डाइजेस्ट कर रहा है, ये एक प्लांट है, ये एक अलगे है, टाइप ऑफ अलगे जो उसको कर रहा है, ठीक है। इस अलगे का नाम क्या है? एग्जाम में ये पूछेगा आपसे। इसका नाम है यूरोनीमा अफ्रीकेनम बोर्ज, क्योंकि अफ्रीका में पाया गया है ये। एंड इट्स अ काइंड ऑफ स्पीसी ऑफ एन अलगे। इंडिया में ये कहां पाया गया? मतलब अफ्रीका में ज्यादातर पाया जाता है, इसका मतलब ये नहीं है दूसरी जगह नहीं पाया जाता है। इंडिया में ये कहां पाया गया? तारामनी रेलवे स्टेशन के पास, तमिलनाडु में, चेन्नई के पास में एक कल्लुकुतई लेक है। उस लेक के अंदर कुछ सैंपल पाए गए। वहां से जब हम लोगों ने सैंपल लिए ना, लेबोरेटरी में जाके जब उसको ऑब्जर्व किया, तो ये पाया गया कि वो जो प्लास्टिक रैपर्स थे, जो पॉलीथीन था, उसके अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं। जब माइक्रोस्कोप में उसको देखा गया तो ये पाया गया कि ये जो अलगे हैं भैया, ये तो उसको कंज्यूम कर रहे हैं, ये तो उसको खा रहे हैं। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग एक जो है सामने निकल के आई है डिस्कवरी। बैक्टीरिया तो हमें पहले से पता ही था कि बैक्टीरिया कंज्यूम करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, लेकिन प्लांट भी करता है, ये बिल्कुल नई डिस्कवरी है। हालांकि अभी तक इसका कोई ऐसा बहुत कमर्शियल यूज़ हम लोग नहीं करना शुरू किया है, लेकिन लेट्स होप के फ्यूचर में अगर ये डिस्कवरी बहुत प्रोमिनेंट होती है तो जो ओशियंस में स्पेशली जो प्रॉब्लम है माइक्रो प्लास्टिक की और प्लास्टिक की प्रॉब्लम है, उसको दूर किया जा सकता है। इंडिया में अभी सिर्फ और सिर्फ 60% प्लास्टिक वेस्ट को ही हम लोग कलेक्ट करते हैं, रिसाइकिल करते हैं। सरकार का अभी देखिए, सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन 2 और अमृत मिशन 2 भी चलाया है। उसके तहत सरकार चाहती है कि हम लोग 100% प्लास्टिक वेस्ट को भी जो है वो रिसाइकिल करें और उसको कलेक्ट करें, राइट। इंडिया में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है वो मेट्रो सिटीज़ में होता है, जैसे दिल्ली में पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे चाइना में होता है, वो सारी, सॉरी चेन्नई में ठीक है, उसको आप कर सकते हो। अभी इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल मतलब कलेक्ट करते हैं, उसको डिस्कार्ड करने के लिए इंसिनरेशन या फिर लैंड फिलिंग या रिसाइकलिंग का यूज़ करते हैं। लेकिन इनकी अपनी लिमिटेशंस हैं। इंसिनरेशन का मतलब होता है उसको जला देते हैं, ठीक है। लैंड फिलिंग तो आपको पता ही है, रिसाइकलिंग यू ऑल्सो नो, लेकिन इसकी काफ़ी सारी लिमिटेशंस हैं। लेकिन अगर अलगई वाली ये डिस्कवरी एकदम प्रूफ हो गई ना, तो इसका मतलब भैया दुनिया के वारे न्यारे होने वाले हैं। दुनिया की जितनी प्लास्टिक है उसको ये प्लांट खा के डाइजेस्ट कर सकता है, और प्लांट है तो नुकसान भी नहीं होगा ज़्यादा। ये क्या है? ये क्या है? इडियोनेला सकारेनेसिस। ये क्या है? ये जापान के अंदर एक बैक्टीरिया डिस्कवर किया गया था। ये एक बैक्टीरिया का नाम है जो कि प्लास्टिक ईटिक बैक्टीरिया है, प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया है। ये जो है मेरे ख्याल से सीआरपीएफ के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। ये है प्लास्टिक ईटिंग। तो ये जो सकारिया जो है कि ये लेक है कोई जापान के अंदर, वहाँ पे इसको खोजा गया था, डिस्कवर किया गया था, तो उसके नाम पे ही हम लोगों ने इसका नाम रख दिया है, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। चलिए आगे मूव करते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है आईएओ मतलब इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, जो कहाँ पे स्थित है? लेह में है भैया। लद्दाख में जो है लेह जगह है, वहाँ पे एक जगह है हैनले करके, वहाँ पे ये सिचुएटेड, मतलब छोटा सा गांव है, वहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। अब एक ऐसे रिसर्च की गई थी जिसमें दुनिया भर की जो भी आईओए हैं, मतलब जो जो ऑब्जर्वेटरी हैं, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, उनको डिस्कवर करने के बाद, पिछले कुछ सालों का डेटा लेने के बाद ये डिस्कवर किया गया कि इंडिया में जो लेह में जो ऑब्जर्वेटरी है ना, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वन, नॉट द बेस्ट वन। बेस्ट वन कौन सी है? वो है परानाल में, चिली। परानाल में, चिली में एक जगह है, चिली भी कह सकते हो, चिले कह सकते हो, चिले में एक जगह है परानाल, वहाँ की जो ऑब्जर्वेटरी है ना वो बेस्ट है। देखिए ये जो ऑब्जर्वेटरी होते हैं ना, ये रात को काम करती हैं, दिन में काम नहीं करती हैं।
क्योंकि दिन में इतनी ज़्यादा सनलाइट होती है तो आप ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते। रात के अंधेरे में आप ऑब्जर्व कर सकते हो स्टार्स को, गैलेक्सीज को, नेबुलाज को, प्लैनेट्स को। और रात को डिस्कवर करने के लिए आपके पास जो आपका स्काई है वो क्लियर होना चाहिए, विदाउट एनी क्लाउड्स, विदाउट एनी एनी लाइट पोल्यूशन, है ना। तो ये जो चिली के अंदर है यहाँ पे 87% डेज जो है वो क्लियर स्काई होते हैं। इसी तरह का बेनिफिट जो है वो लद्दाख वाले को भी मिलता है। क्यों मिलता है लद्दाख में? देखिए क्या क्या बेनिफिट हैं। ज़्यादा मोर क्लियर स्काई होती हैं, मिनिमम लाइट पोल्यूशन होता है क्योंकि आज आसपास कोई बड़ी सिटी है नहीं तो वहाँ से लाइट आती नहीं है। बैकग्राउंड एरोसोल कंसंट्रेशन भी बहुत कम है। एक्सट्रीम ड्राई एनवायरमेंट कंडीशंस हैं तो इसका मतलब इसके जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं उसमें मॉइस्चर आता नहीं है तो एकदम अच्छी रीडिंग आती है। अनइंटरप्टेड मानसून भी यहाँ पे नहीं पहुंचता है। इसकी वजह से जो लेह के अंदर ऑब्जर्वेटरी है दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वन। एक और ऑब्जर्वेटरी है नैनीताल में जिसका नाम है देवस्थल, वहां पे एक जगह है नैनीताल में, उसको भी इस लिस्ट के अंदर रखा गया था। दिस इज ऑल्सो गुड वन, लेकिन लेह वाली जो है वो ज्यादा बेटर है। तो ये तो आपको ये नाम पता होना चाहिए, देवस्थल और हैनले और ये परानल, क्योंकि ये भी न्यूज में है तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन क्या है मेंस का, वो ये है, हाउ डज न्यूली इंट्रोड्यूस्ड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन वर्क्स, कैसे काम करता है आपको ये पता होना चाहिए। डिस्कस द कंसर्न्स, कौन कौन सी समस्याएं उसके साथ हैं, एंड चैलेंजेस, कौन कौन से चैलेंज है उसकी इंप्लीमेंटेशन में। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली उन्होंने सजेशंस और मेजर्स नहीं पूछे हैं, लेकिन आप हमेशा जब भी आपके मेंस में चाहे वो पूछे या ना पूछे, अगर वो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हो आप लोग तो उसका सजेशन भी आप जरूर जरूर दोगे। ठीक है, वो इम्प्लिसिट होता है कि सजेशन आपको देना ही देना है। हाँ वो ब्रीफली देते हो क्योंकि एक्सक्लूसिवली नहीं पूछा है, लेकिन सजेशन भी जरूर देते हो। ठीक है, उसके बाद आप उसको कंक्लूड कर सकते हो एक तो विजडम या सजेस्टिव मोड में। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन आपके सामने, आप इसको लिखोगे और जमा कराओगे। क्या कहता है, अभी मोदी जी ने मतलब पीएम ने सितंबर 27 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लॉन्च किया, जिसमें क्या करने वाले हैं, हर इंसान, देखिए ये वॉलंटरी है, कंपलसरी नहीं है, पहले तो आप ये जान लो। अगर आप चाहो वॉलंटरीली तो आपका एक हेल्थ आईडी बनाया जाएगा, 14 डिजिट का एक हेल्थ आईडी होगा। आपने कुछ नहीं करना है, आपने वेबसाइट पे जाना है, उस वेबसाइट पे जाके अपना आधार कार्ड उससे की डिटेल डालनी है, अपना नाम डालना है, ईयर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, और आपका ये हेल्थ आईडी कार्ड बन जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास अगर नहीं है, अगर आधार कार्ड, अपने मोबाइल फोन से भी आप लिंक कर सकते हो। अभी तक आप इसको पैन कार्ड वगैरह से लिंक नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर में शायद पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ भी कर पाओगे। अभी इसका प्रपोजल नहीं है, हो जाएगा। अब इससे क्या क्या बेनिफिट होने वाला है, इससे बेनिफिट ये होने वाला है कि अगर आपका डिजिटल हेल्थ आईडी बन जाएगा तो आपका एक हेल्थ रिकॉर्ड हो जाएगा। अब वो हेल्थ रिकॉर्ड आपकी परमिशन के बिना किसी के साथ भी शेयर नहीं किया जाएगा, लेकिन जब अगर आप परमिशन देते हो तो आपके आसपास के जो हॉस्पिटल्स हैं वो शेयर कर दिया जा सकता है, जिससे आपको बेस्ट ट्रीटमेंट मिल जाएगा। आपको कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए वो रिकमेंडेशन आपको वहां से दी जाएंगी। आपके आसपास कौन सा बेस्ट डॉक्टर है आपकी बीमारी के अकॉर्डिंग, वो आपको सजेशन वहां पे मिल सकती है। अभी क्या होता है, मान लो आप एम्स में इलाज चल रहा है आपका, मान लो आपका एम्स दिल्ली में इलाज चल रहा है और कल को आपका इलाज जो है वो बेंगलुरु से चलता है, तो आपका पूरा कलेक्ट डेटा जो आपका है वो कलेक्ट करके आपको बेंगलुरु में लेके जाना पड़ेगा। लेकिन अगर एक हेल्थ आईडी बन जाता है तो उस आईडी के थ्रू एक कार्ड मिल जाएगा आपको, आप बेंगलोर में जाके पूरी आपकी जो हिस्ट्री है ना वो वहां के डॉक्टर उसको देख सकते हैं, जिससे आपको एक प्रॉपर तरीके से इलाज मिल सकता है ना। बेस्ट डॉक्टर आपको रिकमेंड किया जा सकता है। तो एक हिस्ट्री है बेसिकली, जैसे आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री होती है ऐसे आपकी हेल्थ हिस्ट्री भी होगी। तो ये से कुछ कुछ बेनिफिट हैं जो सरकार बोलती है, लेकिन इसके कुछ कुछ कंसर्न भी हैं। ठीक है, सबसे बड़ा कंसर्न तो है प्राइवेसी, कि जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा इसमें ये प्रोटेक्शन है कि नहीं है। सरकार का कहना है कि पूरी तरह से प्रोटेक्शन रहेगा, एनक्रिप्टेड रहेगा, आपकी मर्जी के बिना कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता, और जब भी चाहें आप अपने अकाउंट को डिलीट कर सकते हो कंप्लीटली, तो आपका पूरा डेटा इरेज हो जाएगा, ऐसा सरकार का कहना है। इसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या चैलेंजेस है वो हम देखेंगे क्योंकि यहाँ पे चैलेंजेस के बारे में ज़्यादा बात की गई है। इन्होंने कहा है इंडिया में जो को एग्जिस्टिंग जो स्कीम है, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड, प्रधानमंत्री JAY कार्ड है ना, या फिर हमारे जो आधार कार्ड हैं, ये जो इंडिया में जो स्कीम चल रही हैं ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। तो भैया जब ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, इस बात की क्या गारंटी है कि जो आपने डिजिटल आईडी बनाओगे वो प्रॉपरली आप इंप्लीमेंट करोगे, क्योंकि आपका रिकॉर्ड पहले ही खराब है। तो नई स्कीम के सक्सेस होने के पहली बात तो
यहाँ पे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा, डेटा माइग्रेशन एंड इंटर स्टेट ट्रांसफ़र। जब मान लो दिल्ली से या बेंगलुरु से कलकत्ता में जब डेटा को ट्रांसफ़र करोगे इंटर स्टेट, उसकी प्रोटेक्शन के क्या प्रोविजंस होंगे, कैसे वो ट्रांसफ़र किया जाएगा, कौन सी अथॉरिटी के वो अंडर में होगा, ये एक यहाँ पे बड़ी समस्या है। क्या उसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट प्लेयर को दिया जाएगा या गवर्नमेंट प्लेयर को दिया जाएगा, ये तो यहाँ पे इसके साथ ये प्रैक्टिकल समस्याएं हैं। डेटा सिक्योरिटी वाली एक समस्या तो है ही है, वो आपको मैंने बता दिया। देखिए थोड़ा सा आपको बताता हूँ, जैसे जो बच्चे सीबीएसई के एग्जाम देते हैं, ठीक है, अब इनका जो डेटा होता है, इनका जो एड्रेस होता है, इनका जो फ़ोन नंबर होता है, इनका जो ईमेल आईडी होती है ना, इनकी एज होती है, इनका नाम होता है, फादर्स नेम एंड एवरीथिंग, वो सारी की सारी डिटेल आइडियली प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। लेकिन अगर आप मार्केट में जाओ ना, आपको 50-50 पैसे में रिकॉर्ड मिलता है। मैं आपको ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। अगर आपको बच्चों का रिकॉर्ड चाहिए तो 25 पैसे 50 पैसे में आपको एक एक बच्चे का रिकॉर्ड मिलता है। ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, ये बल्क में मिलियंस और मिलियंस में बच्चों का डेटा कलेक्ट करते हैं। इंडिया में प्राइवेसी के नाम की चीज़ ही नहीं है। सरकार जितना मर्जी कोशिश कर रहे, लेकिन आपके डेटा को लीक होने का चांस हमेशा बना रहता है। भैया जोमेटो या स्विगी, अमेज़न, कितने डेटा लीक होते हैं यार कस्टमर्स के, है ना? कितनी हाईएस्ट टेक्नोलॉजी आप कर लो, लेकिन आपका डेटा लीक होके ही रहता है, ऐसा पास्ट रिकॉर्ड कहता है। लेट्स होप कि नई टेक्नोलॉजी कुछ आए एंड ऑल दैट। चलिए, और आगे क्या कहते हैं, शॉर्टेज ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल। कौन इसको डील करेगा, कैसे इसको डील करेगा, कौन इसको सर्विस देगा, कौन इसको मैनेज करेगा? तो हेल्थ प्रोफेशनल की हमारे पास वैसे ही शॉर्टेज है, वर्क फोर्स हमारे पास है नहीं, तो पहले आप इनको फुलफिल कीजिए। सक्सेस या फेलियर तो बाद की बात है। म्यूनिसिपल स्पेंडिंग, देखिए जब यह हम लोग जीडीपी का सिर्फ और 1.3% ही अपने हेल्थ सेक्टर में खर्चा करते हैं, तो इतने कम पैसे में आपको क्या लगता है कि सारी चीज़ें हो पाएंगी? नहीं, पहले तो आपको आपका जीडीपी शेयर बढ़ाना पड़ेगा, तब कीजिए तो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो। मिसयूज ऑफ डेटा, इंश्योरेंस कंपनीज, ये जब डेटा लीक हो जाएगा लोगों की बीमारी का, तो इंश्योरेंस कंपनी उसका मिसयूज कर सकती है। उनको ये पता चल जाएगा कौन से आदमी को कौन सी बीमारी है, कौन सी स्टेज में है, तो वो उसको टारगेट कर सकती हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी मिसयूज कर सकती हैं, ये भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा चैलेंज है, कंसर्न है। उसके अलावा एक्सेस टू टेक्नोलॉजी नहीं है लोगों के पास, रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में भी नहीं है, रूरल एरिया में तो बिल्कुल भी नहीं है। टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं है, गरीबी है लोगों के पास, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, लैंग्वेज। अब इतना बड़ा कंट्री है, इतनी सारी लैंग्वेज है हमारी कंट्री में, तो हिंदी और इंग्लिश में तो काम नहीं चलेगा। तो अगर आपको इसको सक्सेसफुल बनाना है तो आप रीजनल लैंग्वेज में भी उसको लेके आइए। रीजनल लैंग्वेज में लेके आओगे तो उसके साथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, कैसे आप उसको मैनेज करोगे, सॉफ्टवेयर एंड ऑल दैट। तो कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस इसके पास हैं। ये सारे चैलेंजेस आपको अपने आंसर के अंदर मेंशन करने हैं। उसके अलावा कुछ आप सजेशन कर सकते हो, क्योंकि आपको प्रॉब्लम्स पता है तो आप अपने हिसाब से उस वहाँ पे सजेशन भी दे सकते हो। फाइनेंस बढ़ाइए, अवेयरनेस बढ़ाइए, वर्कफोर्स को बढ़ाइए, इंटरस्टेट कोलैबोरेशन अच्छे से कीजिए, है ना? ये सारे सजेशन आप वहाँ पे दे सकते हो, और उसके बाद आप एक बढ़िया नोट पे अपने आंसर को एंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप का आंसर इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी के लोगों को वो लिखना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उसके अलावा कुछ एडिशनल रीडिंग भी हमारे पास है, क्या क्या कर सकते हैं। देखिए पैडी का प्रोक्योरमेंट सरकार ने फाइनली स्टार्ट कर दिया है। पहले इसको थोड़ा सा डिले कर दिया था सरकार ने कहा था कि इस बार मॉइस्चर थोड़ा डिले हो गया, मॉनसून डिले हो गया है, जिसकी वजह से जो हमारा पैडी है, मतलब जो धान की फसल है, उसके अंदर मॉइस्चर है। तो किसानों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। फाइनली सरकार ने गिव अप कर दिया, सरकार ने पैडी प्रोक्योरमेंट जो है शुरू कर दिया है अकॉर्डिंग टू एमएसपी। ठीक है, 5 करोड़ हाउस गिवन वाटर कनेक्शन, आप इसको देख सकते हो कि जल जीवन मिशन के बारे में इसमें बात की गई है। इसको थोड़ा आप देख सकते हो। तमिलनाडु के अंदर एक मैन ईटिंग टाइगर को कैप्चर करने की कई दिनों से कोशिश जारी है, अभी तक नहीं कर पाए हैं कैप्चर। देखिए एक मूवी है जिसका नाम है क्या नाम है, टाइग्रेस, शेरनी, हाँ सॉरी, हाँ शेरनी नाम है मूवी का। अभी थोड़े दिन पहले ही रिलीज हुई थी, है ना, विद्या बालन की मूवी। अच्छी मूवी है, आपको देखना चाहिए। उसमें कोई हीरो हीरोइन टाइप का नहीं है, एकदम बिल्कुल सच्चाई रियलिटी दिखाई गई है कैसी ग्राउंड पे होती है, कैसे ये बायोडाइवर्सिटी को लेके, नेशनल पार्क्स को लेके, टाइगर रिजर्व को लेके, कैसे वहाँ के लोकल लोगों के साथ टसल चलता है सरकार का, कैसे वो कोलैबोरेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, बहुत शानदार। तो एक तो आप ये मूवी देखनी चाहिए शेरनी। एक मूवी आपको देखनी चाहिए न्यूटन। न्यूटन मूवी में जो आपका जो नक्सलिज्म की जो प्रॉब्लम है, इसको इतने शानदार तरीके से बताया हुआ है ना, गवर्नमेंट और नक्सलाइट के बीच में एंड ऑल दैट। तो ये दो फिल्में तो कम से कम आपको मैं रिकमेंड करता हूँ, आप इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि इसके अंदर कोई फालतू की वो एक्शन नहीं दिखाया गया है। जो चीज़ें हैं वैसी ही दिखाई गई हैं, कुछ भी फैंसी चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, आप इंडिया चाइना दोबारा से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है बॉर्डर के ऊपर, उसको लेके हमारे कमांडर आपस में बात करने वाले हैं, उसको लेके है। और ये फ्यूचर प्रूफिंग एक
लांगा मैंगनियार एक हेरिटेज, ये प्रोग्राम चलाया गया है जिसमें जो राजस्थान के जो लोकल कल्चर हैं, लोकल फोक म्यूजिक है या आर्ट है, उसको कलेक्ट करने की बात की गई है, प्रिजर्व करने की बात की गई है। तो ये भी आप देख सकते हो। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ठीक है, पुराना मुद्दा है, नया नहीं है। उसके अलावा कुछ ये दवाई बनाई गई है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये एक कैप्सूल टाइप का है, कोविड के लिए इसको बनाया गया है। अभी ट्रायल चल रहे हैं, फाइनली तैयार नहीं हुआ है। चाइना और ताइवान का बीच में कुछ इशू चल रहे हैं, वो तो बहुत पुराना मुद्दा है, ठीक है। तो अब अगर आपके पास समय है तो आप उन आर्टिकल भी पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।